सो है गाइस, आज का हमारा टॉपिक है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंड अदर फूड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल के बारे में और अदर फूड के न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम को। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि जो आज हमारा जो जिस तरह का मॉडर्न एटम हम देख पा रहे हैं, उस एटम का जो बेस है वो है रदरफोर्ड मॉडल। और आज उसके बारे में हर महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आज हम लोग को इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। एट द सजेशन ऑफ रदरफोर्ड, जीगर एंड मार्शडेन परफॉर्म सम एक्सपेरिमेंट। तो यार, रदरफोर्ड ने जो था वो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है कि रदरफोर्ड जो थे उन्होंने थ्योरेटिकल एक एटम बता दिया था कि एक एटम होता है, उसके सेंट्रल में एक न्यूक्लियर चार्ज होता है, यानी न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। पर यार, ऐसे किसी एटम का एग्जिस्टेंस एक्सपेरिमेंटली वो नहीं वेरीफाई कर पाए, और इसलिए जब वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नहीं कर पाते तो उनका जो एटम का जो मॉडल है, न्यूक्लियर मॉडल, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। जब ये मॉडल एक्सेप्ट किया ही नहीं जाता है तो वो जीगर और मार्शडेन, जो उनके दो स्टूडेंट होते हैं, उनको बुलाते हैं और उनको थोड़े दिशा निर्देश देते हैं कि वो कुछ एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। तो क्या था एक्सपेरिमेंट, तो वो चलिए देखते हैं। यार देखो, ये उसकी फिगर है। अगर इसके फिगर को मैं डिस्क्राइब करना चाहूँ तो इस तरह से डिस्क्राइब कर सकता हूँ कि उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक ब्रिक ली, लेड की ब्रिक थी ये, और लेड ब्रिक में इन्होंने अल्फा पार्टिकल का सोर्स रखा, यानी कि इन्होंने एक बिस्मथ ले लिया जो कि अल्फा पार्टिकल का सोर्स था, बढ़िया सोर्स था, और उसको उन्होंने लेड ब्रिक में यहाँ पे डाल दिया। और उसके बाद यहाँ से उन्होंने अल्फा जो पार्टिकल्स है उनको एक गोल्ड फाइल पे, बहुत ही थिन गोल्ड फाइल थी, यानी कि ये कुछ 10⁻⁻⁷ मीटर कुछ एवरेज इस तरीके की थिकनेस थी उसकी। इस गोल्ड फाइल को उन्होंने लिया, यूज़ किया, और उस पर उन्होंने फॉल किया, और उसके आसपास उन्होंने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ले ली। यार, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ही क्यों ली, किसी और चीज़ की क्यों नहीं ली? तो यार, जिंक सल्फाइड जो होता है ना, वो क्या होता है, जब उस पर कोई भी एटम पड़ता है तो वो स्ट्राइक करता है, जब भी कोई एटम, तो वो ग्लो करता है। तो जिससे कि अब एटम तो इतनी छोटी क्वांटिटी कि उनको डायरेक्टली विजिबल करना मुश्किल है नेकेड आइज से, या फिर किसी भी इंस्ट्रूमेंटल आइज से भी। तो इसलिए उन्होंने जिंक सल्फाइड की जो स्क्रीन थी, उसमें जब भी स्पार्किंग होती तो समझ जाते थे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन या सॉरी इलेक्ट्रॉन या अल्फा रेज है यहाँ पे। हाँ, तो ये अल्फा रेज यहाँ पे फॉल कर रही हैं। ठीक है यार, तो फिर इसी मॉडल को यूज़ करके उन्होंने कुछ रिजल्ट निकाले, और इस एक्सपेरिमेंट से हमारा जो रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो पूरी तरीके से वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, तो चलो यार जल्दी से इसकी थ्योरी कवर करते हैं और आगे बताता हूँ तुम लोगों को। ठीक है यार, दे डायरेक्टेड अ बीम, जैसे मैंने बताया 5.5, ये इंपॉर्टेंट है। ये अगर पूछ लें तो पूछ सकते हैं कि कितनी मिलियन इलेक्ट्रोवोल्ट की रेज उन्होंने पास कराई। तो दरअसल जो उन्होंने अल्फा रेज पास कराई थी वो इतनी मिलियन इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी लिए हुई थी। ठीक है, एमिटेड फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव सोर्स एट अ थिन मेटल फॉइल ऑफ अ गोल्ड, और उसको उन्होंने स्ट्राइक करते हैं थिन गोल्ड फॉइल के मेटल पे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। शोज द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अल्फा पार्टिकल एमिटेड बाय अ BI रेडियो एक्टिव सोर्स। अल्फा पार्टिकल बिस्मथ से जो उन्होंने उसको क्या कहते हैं, गिराते हैं वो सीधा, और उसको वो छोटी सी बीम के रूप में पास कराते हुए लेड ब्रिक से वो गिराते हैं गोल्ड फॉइल पे। ठीक है, एंड द बीम वाज अलाउड टू फॉल ऑन थिन। ठीक है, देखो थिकनेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थिकनेस इसकी देखो कितनी कम थिकनेस, यानी लगभग इस तरह देख सकते हो। ऐसा थिकनेस कम लेने का मतलब क्या है यार, देखो थिकनेस कम हो गया, नहीं उन्होंने लगभग कंपेरेबल किया है कि उसकी थिकनेस में एक ही एटम आ पाए, हालांकि इसमें 2-3 एटम आ जाएंगे, 2-3-4 एटम आ जाएंगे, पर कम एटम आ पाएंगे, तो उससे हमें ज़्यादा विजुलाइज हो पाएगा एटम की इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो जल्दी से आगे पढ़ लेते हैं। द स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल वर ऑब्जर्व थ्रू अ रोटेटेबल डिटेक्टर। अच्छा हाँ, यहाँ पे मैं तुम लोग को बताना एक चीज़ भूल गया कि उन्होंने इसी जिंक की स्क्रीन पे एक रोटेटेबल डिटेक्टर यानी कि एक माइक्रोस्कोप लगा रखा था, जिससे वो स्पार्किंग देख पा रहे थे इस पर। ठीक, जब उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने इसी का यूज़ करके, जब रोटेटेबल डिटेक्टर का यूज़ कराया उन्होंने, और उससे वो जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे और माइक्रोस्कोप से उन्होंने स्ट्राइकिंग देखी है, स्पार्किंग देखी, और उसके बाद उन्होंने इन्हीं स्पार्किंग की मदद से उन्होंने डेटा को कलेक्ट किया और एक ग्राफ बनाया है। दिस प्रोसेस यूज्ड थ्रू माइक्रोस्कोप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर स्कैटर्ड। और उन्होंने जितने भी स्पार्किंग देखी उसमें उन्होंने एक चीज़ कॉमन देखी कि उन्होंने इसको एंगुलर व्यू से देखा कि इतने एंगल पे स्कैटर हो रहा है कि कितने एंगल पे स्कैटर हो रहा है। ठीक है, और इस तरह से ये इन्होंने ऐसा किया कि जिससे वो डेटा कलेक्ट कर पाए, डेटा कलेक्ट करके इसका रिजल्ट निकाल पाएँ। तो यार, अगर इसका स्कीमेटिक डायग्राम दिखाना चाहूँ तो मैं, तो ये है।
डिस्क्राइब कर देता हूँ, थोड़ा बहुत ज़्यादा तुम लोग को पता ही है। ये एक अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स है, ये कुछ लेड ब्रिक लगी हुई हैं। अब लेड ब्रिक का मतलब क्या है कि यहाँ से यार अल्फ़ा पार्टिकल नहीं निकल सकता। अल्फ़ा पार्टिकल केवल यहाँ नैरो पैसेज से निकल के यहाँ थिन गोल्ड फॉइल पे पड़ रहा है, और पढ़ने के बाद वो कुछ इस तरह करके स्कैटर हो रहा है। ठीक है, ये हमने देख लिया कितना स्कैटर हुआ थीटा एंगल से, और थीटा की वैल्यू क्या थी उससे हम लोगों ने विजुलाइज कर लिया कितना वो स्कैटर हुआ। उसके बाद हमने इसी डेटा का यूज़ किया, और इस डेटा का यूज़ करने के बाद हमने निकाला है, ये देखो स्कीमेटिक डायग्राम। ठीक है, फिर हम निकालते हैं एक ग्राफ। देखो, टिपिकल ग्राफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट डिफरेंट एंगल्स इन अ गिवन इंटरवल ऑफ अ टाइम। द डॉट्स इन द फिगर रिप्रेजेंट द डेटा पॉइंट। यार ये जो डॉट है ना, ये डेटा यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं तुम लोग को ये ले जाऊँ यहाँ पे और इस ग्राफ पे, तो उन्होंने इस डॉट से शो करे हैं। ये मतलब ये डॉट थे, इस डॉट से उन्होंने यहाँ पे दिखाया कि कैसे कितने एंगल पे कितने ज़्यादा नंबर स्कैटर होते हैं। मतलब उन्होंने इस डॉट से अपने ग्राफ को प्लॉट किया है। आगे बढ़ते हैं यार। ठीक है यार, फिर and solid curve is the theoretical prediction based on assumption that a target atom has a small dense positively charged nucleus। और इस डेटा को कलेक्ट करने के बाद, इस ग्राफ को पढ़ने के बाद वो इस थ्योरेटिकल व्यू में पहुंचते हैं, प्रिडिक्शन में पहुंचते हैं कि कहीं ना कहीं एटम के अंदर एक छोटा पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। यानी कोई ना कोई एक, उन्होंने मतलब कुल मिलाकर उन्होंने ये समझाया कि एक एटम है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कोई डेंस सेंटर पे कोई ना कोई डेंसली कंसनट्रेटेड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है वहाँ पे, और उनका मास काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, उन्होंने देखो इसके जो मेन पॉइंट थे कि उन्होंने ये विजुलाइज किया कि ओनली 0.14% ऑफ अल्फा पार्टिकल सफर देन मोर देन 1%। देखो, जब ये पूछ कर कभी प्रिडिक्शन में पूछ देता है रदरफोर्ड मॉडल में, तो उसमें केवल 3 चीज़ें लिखनी होती हैं, जिन्होंने 3 चीज़ें प्रिडिक्ट करी थी इससे। ठीक है, कि केवल 0.014% थे वो अल्फा पार्टिकल 1 डिग्री से निकल रहे थे। पूरे जो कोलिजन केवल 1 डिग्री से रिफ्लेक्ट हो रहे थे। बाकी कुछ 8000 में कोई एक पार्टिकल था जो कि 90 डिग्री से ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो पा रहा था। रदरफोर्ड टू डिफ्लेक्ट द अल्फा पार्टिकल बैकवर्ड, उन्होंने रदरफोर्ड ने क्या किया, अल्फा पार्टिकल की जो बैकवर्ड नीचे जो गिर रहे हैं उसके लिए उन्होंने कूलम लॉ का उन्होंने यूज़ किया। उन्होंने बताया है कि अगर जैसे कि कोई भी, ये मान लो कि न्यूक्लियस है, अल्फा पार्टिकल जो होता है वो यहाँ से यहाँ हमने फेंका या गिराया, फॉल कराया। अल्फा पार्टिकल यार पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, जब अल्फा पार्टिकल ऐसा होता है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा वेलोसिटी होती है, काफ़ी अंदर तक पहुंच जाता है, पर इसको पेंट्रेट नहीं कर पाता है, यानी कि यहाँ से निकल नहीं पाता छेड़ते हुए, यहीं पे आके रुक जाता है। तो इस पर बहुत, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, आर जब आर जैसे जैसे क्या होता है 10/0, आर 0 की तरफ बढ़ता है, यानी आर कम होता है, यानी लगभग 0 पहुँचता है। तो अगर तुम यार यहाँ पे एक सेकेंड, अगर हम कूलम लॉ से देखें तो एफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर टाइम स्क्वायर। ओके, और अगर आर 0 हो जाता है तो फोर्स हमें लगता है कि इन्फिनिटी हो जाना चाहिए। ठीक, तो यार यहाँ पे इनफाइनाइट फोर्स लगता है, यहाँ पे एटम और न्यूक्लियस के बीच में इनफाइनाइट फोर्स लगता, सॉरी न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच में, और वो सीधा 180 डिग्री पे पीछे भाग जाता है। ठीक, इतनी बात समझ रही हो तो यार आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यार अब आगे बढ़ने से पहले तुम लोग को बता दूँ कि एटम चैप्टर का मोस्ट ऑफ अ पार्ट हम कवर कर चुके हैं। 5 से 10 मिनट की वीडियोस में हमने सब कवर कर रखा है। उन सब का लिंक मैं आई बटन पे दे रहा हूँ, जाके देखना यार। मतलब कि एक तरह से हम लोग को विजुलाइज हो जाएगा। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन हम लोगों ने कवर करी। ठीक है, चलो, तो अगर ऐसा हो रहा है कि अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री पे केवल तभी ही कर सकता है रिफ्लेक्ट जब कोई बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट हो, और वो केवल एक ही जगह प्रेजेंट हो, सब जगह ना प्रेजेंट होने, तो 180 डिग्री नहीं करेगा। ठीक है, वो इस तरह से कुछ रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, तो 180 डिग्री का मतलब है कि यहाँ पे कहीं एटम के बीच में कहीं ना कहीं तो एक ऐसा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है जो कि डेंसली कंसनट्रेटेड है, तो सारे पॉजिटिव चार्ज उसी में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में विजन क्लियर किया है हमारा कि एटम में न्यूक्लियस होता है, रदरफोर्ड ने किया है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। और तो और एक सेकंड, एक यहाँ पे एक और बात बता दूँ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन्स के जो साइंटिस्ट एंड डिस्कवरर हैं वो भी रदरफोर्ड हैं। ठीक है, वैसे तो सभी को पता होगा, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा था। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
देखो यही लिखा है, वर्क एसेटेटेड टाइटली एट इट्स सेंटर, द इनकमिंग अल्फा पार्टिकल कुड गेट वेरी क्लोज टू द पॉजिटिव चार्ज विदाउट पेंट्रेटिंग, तो पेंट्रेट की बिना अगर बहुत पास तक पहुंच जाता है, जैसे मैंने तुम लोगों को दिखाया था, तो इन सच अ केस इनकाउंटर वुड रिजल्ट अ लार्ज डिफ्लेक्शन, वहां पे डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस एग्रीमेंट सपोर्टेड द हाइपोथेसिस ऑफ अ न्यूक्लियर एटम, और यही जो थ्योरी थी, यही इसी एक्सपेरिमेंट से उन्होंने, इसी बेस पे उन्होंने न्यूक्लियर एटम को सपोर्ट किया। दिस इज वाई रदरफोर्ड इज क्रेडिटेड टू डिस्कवरी ऑफ अ न्यूक्लियस, और इसीलिए रदरफोर्ड को न्यूक्लियस का डिस्कवरर माना जाता है। इसको बहुत सी कुछ, मैं सोच रहा हूँ कि इसे रेड कलर से ही तुम लोग के लिए अंडरलाइन कर दूँ, जिससे तुम लोगों को याद रही, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 1 नंबर में पूछा जाएगा, बोर्ड में यार 20 नंबर के आने लगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड के न्यूक्लियर एटम के न्यूक्लियर मॉडल में द इंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम वर कंसंट्रेटेड एट न्यूक्लियस विद इलेक्ट्रॉन सब डिस्टेंस अवे। देखो रदरफोर्ड ने ये बताया कि जो हमारे मॉडल में जो उन्होंने मॉडल दिया, कि उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो न्यूक्लियर एटम में बीच में कहीं ना कहीं पॉजिटिवली चार्ज कंसनट्रेट होता है, उसको न्यूक्लियस नाम दिया, ठीक है। और उसके कुछ दूरी पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं स्टेबल ऑर्बिट पे, अरे सॉरी ऑर्बिट पे केवल उन्होंने बताया था, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार उन्होंने बताया, भैया उन्होंने ये बात बताई कि जिस तरह से सन के आसपास प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, जिस प्रकार प्लैनेट सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं, उसी तरह हमारे जो ये जो भैया जो एटम में जो न्यूक्लियस के आसपास जो हमारे इलेक्ट्रॉन भाई साहब रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो यार फिर आगे बढ़ जाते हैं, इतना समझ में आ गया, बहुत छोटी सी थ्योरी बची, ठीक। अब इतना ही नहीं, ही वॉज सच ए ग्रेट साइंटिस्ट, उन्होंने न्यूक्लियस का साइज भी बता दिया था। न्यूक्लियस, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट सजेस्टेड द साइज ऑफ न्यूक्लियस, उन्होंने बताया कि, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट बताया कि उसके जो साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर से 10⁻14 मीटर होना चाहिए, ठीक है। इसको मैं थोड़ा जूम करके तुम लोगों के लिए हाईलाइट करना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फैक्ट है। ये कंपटीशन में पूछ देते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल ने 4 ऑप्शन दे दिए, या बोर्ड में पूछ दें 4 ऑप्शन दे दिए, पूछा कि इसमें ऐसा कौन सा प्रेडिक्शन है जो रदरफोर्ड ने नहीं किया था। अब ये दे दिया, अब तुम इसी को लगा चले आए कि नहीं किया था यार, ये तो किया था, ठीक है। उन्होंने एक और बात बताई है, एटम वाज नोन टू बी 10⁻⁻10 मीटर, एटम वाज नोन टू बी 10⁻⁻10 मीटर, अबाउट 10,000 to lakh टाइम्स लार्जर देन द न्यूक्लियस। उन्होंने यार ये बताया कि दरअसल होता ये है कि, असल में होता ये है कि जो एटम है ना, वो न्यूक्लियस से 10,000 to lakh टाइम्स ग्रेटर देन है, यानी इसको तुम लोग अंडरलाइन करना चाहिए, साइज ऑफ न्यूक्लियस, और द इलेक्ट्रॉन्स वुड सीम टू बी फॉर्म फ्रॉम द न्यूक्लियस अबाउट टाइम द साइज ऑफ इटसेल्फ, सीम टू बी एट अ डिस्टेंस, ठीक है। उन्होंने बताया कि इसी तरीके से उन्होंने ये भी बताया कि न्यूक्लियस का साइज इतना छोटा होता है, और उन्होंने कुछ ये बताया, उन्होंने एक ये चीज़ बताई कि अगर एटम साइज कुछ इतना बड़ा है तो न्यूक्लियस केवल इतना बड़ा होगा, ठीक। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, नहीं तुम लोग दिखाई देगा। और उसमें अब इतनी जगह तो देखो खाली है, तो इलेक्ट्रॉन भी लगभग इतनी ही दूरी पे उसे रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। उन्होंने ये बताया इलेक्ट्रॉन भी कुछ इतनी ही दूरी पे रिवॉल्व करते हैं, काफ़ी दूरी पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, मतलब काफ़ी पास नहीं रहते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यार। इस यार एक बार इसको यार देख लो, एक बार इस ग्राफ को विजुलाइज कर लो। उन्होंने ग्राफ में क्या कहना चाहते थे, उस ग्राफ में उन्होंने ये बताया है कि ये ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड यार, ये क्या हो गया, ठीक। उन्होंने ग्राफ में बताया कि जो हमारा मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल थे, यानी 10⁻⁻7 उन्होंने लिया है, वो केवल 0 से 20 डिग्री रिफ्लेक्ट कर रहे थे, और 0 डिग्री रिफ्लेक्ट कर रहे थे। उसके बाद 10⁻⁵ 6 के बीच में कुछ एटम थे, वो भी 20 डिग्री तक रिफ्लेक्ट कर रहे थे। अगर इधर साइड आते हैं तो ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, नीचे गिर रहा है, और उन्होंने बनाया कि बहुत कम 10 से लेकर 100 के बीच में, यानी जैसे 40-50 ही कुछ ऐसे अल्फ़ा पार्टिकल रहे होंगे जो कि 160 से 180 डिग्री तक रिफ्लेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो इस ग्राफ से उन्होंने यही बताया है कि एटम का न्यूक्लियर मॉडल वेरीफाई किया है, तो ये इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। विथ एटम बिंग, अब क्योंकि एटम देखो बहुत ज़्यादा ही खाली है, अगर वो इतना बड़ा है तो खाली है, और यही कारण था कि सब ज़्यादातर, अब देखो क्या होगा कि अगर यहाँ पे मेरा न्यूक्लियस रखा है, रुको इसके लिए मैं तुम लोगों को ऊपर वाले स्लाइड पे ले जाता हूँ और वहाँ पे समझाता हूँ। इन्होंने ये बताया कि अगर देखो भाई हमारा न्यूक्लियस ये रखा है, बेचारा न्यूक्लियस ये रखा है,
और एटम यार इतना बड़ा है, अल्फ़ा पार्टिकल जाएंगे तो वो कितनी जगह मिलेगी उनको, यहाँ से निकल सकते हैं, यहाँ से निकल सकती है, यहाँ से कितनी जगह निकल पाए, बहुत ही कम ऐसा होगा जो यहाँ पहुँच के रिफ्लेक्ट होंगे या फिर कुछ ज़्यादा एंगल पे रिफ्लेक्ट होंगे थीटा से, जो 0 डिग्री ज़्यादा होगा, क्योंकि एटम बहुत सारा खाली है, इसलिए अधिकतर जो अल्फ़ा पार्टिकल हैं वो स्ट्रेट जा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है अपने यही एक्सपेरिमेंट को। हाउएवर अल्फ़ा पार्टिकल कम नियर द, हाँ पर ऐसा ये नहीं है कि सब स्ट्रेट जा रहे हैं। फिर कुछ लोगों ने पूछा भाई ऐसा क्यों है कि कुछ 180 डिग्री रिवॉल्व हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि जो अल्फ़ा पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा पास पहुँच जाता है उनको इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है, रिपल्सन लगता है, मैं बता चुका हूँ, और एटॉमिक, और उसके बाद वो पीछे रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। अब यार यहाँ पे एक मज़े की बात आती है कि बहुत से स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन होता है एटम में, हमने बोला हाँ भाई होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, हमने बोला चलो ठीक है ये भी होता है। उसके बाद वो हमसे ये सवाल करते हैं कि अगर जो प्रोटॉन है वो इनको रिफ्लेक्ट कर देता है, डिफ्लेक्ट कर देता है अल्फ़ा पार्टिकल को, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर अट्रैक्ट करना चाहिए। तो ठीक है यार, ये काफ़ी अच्छा डाउट है, तो मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ इसी वीडियो में कि होता यार क्या है कि अगर तुम उसका देखो 2E+ चार्ज रहता है उसके पास, अल्फ़ा पार्टिकल के पास, और उसकी एनर्जी देखो 5.5 बिलियन इलेक्ट्रोवोल्ट है, मिलियन इलेक्ट्रोवोल्ट, और वहीं जो इलेक्ट्रॉन उसके पास कुछ इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी होती है, और तो और कुछ ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है, और तो और साथ में ये भी होता है कि उसका जो चार्ज है ना इसके कंपेरेबल में यार आधा है, इसलिए वो काफ़ी, और उसके बाद में उसका जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का, अगर मैं मास में भी आ जाऊँ, कई चीज़ें वेरी करती है। देखो पहली चीज़, देखो इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं करता, सबसे पहली चीज़ कि जो अल्फ़ा पार्टिकल का चार्ज है वो उससे 2 गुना ज़्यादा है, पॉजिटिवली है, ठीक है। दूसरी चीज़, उनका जो एनर्जी है वो कुछ मिलियन वोल्ट इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी होती है। तीसरी चीज़ बात भाई यार ये है कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है ना वो मच 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 लेस देन मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है। ये 3 चीज़ों की वजह से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं कर पाता। भाई मुकाबला हमेशा बराबरी वालों के बीच होता है। अब तुम इलेक्ट्रॉन को ये ले लो, अल्फ़ा पार्टिकल ये ले लो, इनमें क्या तुम लड़ाई कराओगे, कौन जीतेगा? अल्फ़ा ही पार्टिकल जीतेगा। बेसिक सी बात है यार, बस यही समझाना चाहता हूँ, ठीक है। फिर ठीक है, एज गोल्ड फाइन, और जैसा कि गोल्ड फाइन बहुत ही थिन है, इट कैन बी एज्यूम्ड दैट अल्फ़ा पार्टिकल विल सफ़र नॉट मोर देन 1 स्कैटरिंग ड्यूरिंग दिस। ऐसा माना जाता है कि अगर ऐसा उन्होंने माना है कि गोल्ड फाइन इतनी थिन है कि एटॉमिक लेवल पे थिन है, और उससे जब कोई भी अल्फ़ा पार्टिकल एक बार निकलता है तो एक ही बार ही इससे स्ट्राइक करता है, ठीक है। ये नहीं कि 15-20 एटम लगे हैं साथ में तो एक के बाद स्ट्राइक करा, ऐसा नहीं होता। अच्छा एक और डाउट निकलता है यार यहाँ पे, चल जी, हाँ भाई बताओ। चल जी देखिए, ये जो अल्फ़ा पार्टिकल है, हाँ वो भी पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। और ये जो हमारा न्यूक्लियस है गोल्ड एटम का, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, हमने बोला चलो ठीक है। न्यूक्लियस जो है, एक सेकंड ऊपर साइड पे आता हूँ, ये देखो ये हमारा गोल्ड का न्यूक्लियस है, हमने बोला ठीक है। ये हमारा अल्फ़ा पार्टिकल है, हमने बोला ये भी ठीक है, दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज है, हमने बोला ठीक है। अब देखिए थल, ये जो अल्फ़ा पार्टिकल है ये तो इच्छे रिफ्लेक्ट हो जाता है, 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये गोल्ड फाइल अपनी जगह पे क्यों रहता है, इसको भी तो पीछे जाना चाहिए। तो फिर वही बात, डाउट यार फिर वही आ जाता है, फिर वही बात यार, जो इसका गोल्ड फाइल है उसमें 79 इसका एटॉमिक नंबर, यानी वहाँ पे 79 प्रोटॉन्स पड़े हुए हैं। और तुम सोचो 79 मतलब एक बहुत ज़्यादा मास हो गया। 70 अगर तुम देखो सीधे सीधे कंपेरेबल करो तो अल्फ़ा पार्टिकल में केवल 2 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो इससे 30 टाइम्स ग्रेटर देन है, 30 टाइम्स ग्रेटर है क्या, न्यूक्लियस। तो यानी कुछ मिला के नेग्लिजिबल है अल्फ़ा पार्टिकल इसके सामने, इसलिए ऐसा होता है कि वो स्ट्राइक नहीं करता, ठीक, अपनी जगह से हिलता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, और ठीक है ऐसा एज्यूम करने के बाद देयरफॉर कंप्यूटेशन ऑफ, एक सेकेंड सॉरी, कंप्यूटेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ एन अल्फा पार्टिकल शैटर्ड बाय सिंगल न्यूक्लियस इज इनफ। अल्फा पार्टिकल ऑफ हीलियम एटम एंड देयरफॉर कैरी, देखो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है, देखो ठीक है, इसको हाईलाइट करता हूँ ब्लू कलर से, सॉरी, देयरफॉर कैरी 2 यूनिट चार्ज, देखो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड द मास ऑफ हीलियम एटम 2 प्रोटॉन के बराबर होगा। तो चार्ज ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस जड़ी यानी कि यहाँ पे इसका जेड जो है वो 79 है,
ठीक है, और उसका मास भी इसी तरीके से ज़्यादा होगा, 50 टाइम्स हैवियर है। देखो 30 टाइम्स मैंने कम बोला, 50 टाइम्स हैवियर है। और इसी रीजन से जब ऐसा होता है, कैसा, जब अल्फ़ा पार्टिकल इधर आता है, रुको यार काला कर देता हूँ, अल्फ़ा पार्टिकल आता है गोल्ड न्यूक्लियस के पास तो सीधा लौट जाता लड़के भाई साहब, इसको कोई भी प्रभावित नहीं करता, इसको पीछे नहीं धकेल पाता है, क्योंकि भाई बोलते नहीं है निर्बल सता सताया गया, तो निर्बल सताया जाता है, इसके पास बल कम है, आगे बढ़ते हैं यार। अब देखो, अगर हमें अल्फ़ा पार्टिकल, अगर यार कोई ये कहते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल कभी ऐसे हो जाता है, कभी ऐसा हो जाता है, कभी ऐसा भागता है यार, हमें मतलब कि हम एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं यार, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो यार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसके लिए ही साइंटिस्ट आपकी इस परेशानी का भी समाधान करके गए हैं। उन्होंने ये बात कहा है सीधे सीधे, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन और कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन से आप इसकी ट्रेजेक्ट्री भी बता सकते हो कि अगर ये अल्फ़ा पार्टिकल इधर जा रहा है तो किधर गिरेगा। समझ में आता है आप लोग को? तो चलो फिर यार आज का वीडियो तो यार इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर करना। जल्दी ऐसे अच्छे हर सब्जेक्ट कंटेंट हम इस चैनल पे लाने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।